नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के वर्कशॉप में। तो अभी तक हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया कि हम एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या एंड में करने वाले हैं। उन चीज़ों को एक बार रिपीट करना जरूरी है। चलिए रिपीट कर देते हैं। ठीक है। अभी क्या है, 5 एलिमेंट्स में हम लोग एक्चुअली क्या जानने वाले, कल बताया था मैंने 5 एलिमेंट्स थ्योरी के बारे में, क्या कलर थेरेपी है। ठीक है। कंट्रोलिंग साइकिल, एंटी कंट्रोलिंग साइकिल, यिन यांग साइकिल, डायग्नोसिस, प्रोटोकॉल फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल केस स्टडीज, और कलर को ऐसे टूल क्यों इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, ये। ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि कलर थेरेपी जो है वो 5 एलिमेंट पे यहाँ बेस है। कलर थेरेपी कई उसके आधार होते हैं, लॉजिक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर थेरेपी यहाँ पे हम लोग 5 एलिमेंट के बेस पे सीखने वाले हैं। पहले 5 एलिमेंट को समझेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है प्रोटोकॉल बनाना सीखेंगे, और फाइनली जो है हम लोग एग्जांपल्स लेंगे और उसको सीखेंगे किस तरह से हम लोग कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे नींद कम आना, इसमें गॉल ब्लैडर का जो है पोलिस एनर्जी को बढ़ाकर सर आपकी हॉटनेस आवाज एनर्जी बराबर को नहीं आ कम रही है। करते क्रैक हो रही है हैं वॉइस। नीले रंग से। ओके, वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए। तो हमने एक सैंपल लिया था जिसमें दिखाया था कि किस तरह से एक दो ब्लू डॉट का यूज करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर नींद नहीं आती है। ठीक है। उस तरह से माइग्रेन का जो पेन है उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल शेयर किया। ठीक है। और फिर इस तरह से हाथ पर 3 डॉट लगाकर जो है हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हाई बीपी के लिए भी हमने ट्रीटमेंट शेयर किया। ठीक है। तो इस तरह का प्रोटोकॉल बनाना है, मतलब पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद जो है हम उसको हाथों पर लगाते हैं प्रोटोकॉल को। ठीक है। तो यही फाइनल रिजल्ट है। हम लोग जब ये पूरी तरीके से सीख जाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग ये कर सकेंगे। वी विल बी एबल, ओके, टू डू सच थिंग। ओके। ये वॉइस क्लियर है अभी मेरा? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम लोग अब जो है 5 एलिमेंट के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। हमने ये पिछली बार भी इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है। तो हमने पता चला कि जो ताओवाद है, जो लाओत्से ने जो ताओवाद जो है चाइना में जो है डेवलप किया, और ये कहता है कि नेचर के साथ रहिए तब खुश रहिएगा, फिट रहिएगा। इफ यू स्टे विथ नेचर यू विल बी एबल टू लिव हैप्पी लाइफ, ओके, एंड हेल्थी लाइफ।
अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। तो यही बेस है, यही बेस है स्टे विथ नेचर, एक्यूप्रेशर का, ताओइज्म का यही बेस है। ठीक है। तो नेचर क्या है, बाहर का नेचर अंदर का नेचर, उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बाहर जो नेचर जैसे अभी मौसम कैसा है, दिन है रात है, सीजन कौन सा है, बारिश है, मतलब क्या बाहर चल रहा है। और फिर आपके भीतर क्या है, आपके भीतर पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, फायर बढ़ा हुआ है, मेटल बढ़ा हुआ है, क्या है। तो इनको ध्यान में रखते हमें अपनी एक लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है। तो एग्जैक्ट तो फाइव एलिमेंट थ्योरी कब कैसे डेवलप हुई वहां पर ये नहीं पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से हुई, इसी सिद्धांत से हुई। ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड सेंचुरी जो बीसी में जो है एक बुक आई येलो एम्परर। ठीक है। तो यही एक्यूपंक्चर की गीता, बाइबल, कुरान यही। ठीक है। एक्यूपंक्चर में आप जो चाहते नहीं कि एक्सट्रीम नॉलेज क्या है, बस यही है ना। ये एक्यूरेटली आपको एक्यूपंक्चर के बारे में बताता है और इसी को पढ़ के ही लोग जो है उसको समझते हैं, है ना। अब ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो है हान डायनेस्टी ने, मतलब कि 200 से, अब 220 से लेकर 220 एडी तक, ठीक है, लगभग 400 साल, 450 साल का समय जो है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ा। टांग डायनेस्टी में ये डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ा और ये डेवलपमेंट हो गया काफी कुछ डेवलपमेंट का। तो इसके बाद जो सॉन्ग डायनेस्टी है उसमें पहली बार जो है एक्यूपंक्चर को में फाइव एलिमेंट को एक सबसे महत्वपूर्ण जगह मिला, मतलब 960 ईस्वी के बाद से और अभी तक, रिसेंट टाइम से, वो 1960 के बाद से। इसके पहले भी फाइव एलिमेंट को काफी वैल्यू दिया जाता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिया जाने लगा 1960 एडी के बाद। और अभी मॉडर्न टाइम में जो एक्यूपंक्चर है पूरी तरह से वो घूमता है फाइव एलिमेंट थ्योरी के आधार पर। ठीक है। तो अब क्या है कि जो सबसे पहली जो चीज दिखती है नेचर को अंडरस्टैंड करने में, तो आपको क्या दिखता है, दिन और रात। अब हम यहाँ से सीखना स्टार्ट कर, ठीक है, यहाँ से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं फाइव एलिमेंट को। तो हम आज आपको एक नट सेल में जो है चीजें बता देंगे फाइव एलिमेंट। ठीक है। जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल सके। नेक्स्ट में जब क्लास कल होगी तो उसमें उसको रिपीट करेंगे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो नेचर को समझना है तो सबसे बड़ी चीज क्या दिखती है, सूरज। नेचर में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा दिखती है, सूरज सबसे बड़ा, और उसके बाद चांद। ठीक है। तो यांग मतलब हो गया सूरज, यांग मतलब हो गया सूरज, सूरज को कहते हैं। चांद को यिन कहते हैं। सूरज रात को निकलता है, दिन को निकलता है। ठीक है। चांद रात को निकलता है। तो दोनों का एक टाइम डिवीजन हो गया। एक समय जब सूरज होता है तो आप खास एक्टिविटी करते हैं, दूसरा समय जब चांद होता है तो आप कुछ खास एक्टिविटी करते हैं, है ना। और दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों कंडीशन में डिफरेंस होता है। तो जब प्रकृति को समझने की बात आती है ना, तो जो सबसे पहली चीज हमें ये सूरज और चांद ही दिखती है। ठीक है। नेचर को समझने में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सूरज और चांद का ही। तो हुआ क्या, जब ताऊ ने कहा कि नेचर को समझो और नेचर के साथ काम करो, वर्क विथ नेचर, स्टे विथ नेचर, टू बी हेल्दी, काम, पीसफुल। हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, खुशी चाहता है,
और स्वस्थ रहना चाहता है, मानसिक शारीरिक स्पिरिचुअल सभी तरीके से। कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले जमाने में तो इतना टेंशन नहीं रहता होगा, किसी को ऑफिस नहीं जाना रहता होगा, ऐसा भी तो कह सकते हैं लोग ना, कि पहले समय में किसी को ऑफिस नहीं जाना होता था, किसी को टारगेट अचीव नहीं करना होता था। नॉर्मली बीमारियां अभी के समय में जितनी ज्यादा फैलती है उस समय नहीं फैल रही थी, मतलब वहां उस समय तो लोगों को टेंशन कम रहता होगा। तो ऐसा नहीं है, परेशानी जो है ना और बीमारी, चाहे मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक, हमेशा मौजूद रही है। उस समय भी लोग परेशान रहते थे, चिंतित होते थे, कई बार उस चिंता में आत्महत्या कर लेते थे, ऐसा उस समय भी होता था, अभी भी होता है। क्योंकि भले ही सोसाइटी चेंज हुई हो, लेकिन इंसान तो वही है ना, इंसान उस समय भी परेशान था, इंसान अभी भी परेशान है। ठीक है, तो इससे मुक्ति चाहिए, इन समस्याओं से मुक्ति चाहिए, बीमारियों से मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए क्या है, लोग प्रयास करते थे, अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे। ठीक, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गुरुओं के पास जाते थे। गुरु उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, अभी भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते अभी के समय गुरुओं की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा तो गुरु हैं, बहुत सारे लोग गूगल में तो हर सवाल का जवाब है, चैट जीपीटी में भी हर सवाल का जवाब आ रहा है। तो फिर क्या जरूरी है किसी गुरु के पास जाने की। एक बुक है, मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, कि आप 10 साल के टारगेट को 6 महीने में कैसे अचीव कर सकते हैं। 10 साल में जो आपने सपना देखा है उसको आप 6 महीने में अचीव करना है, तो कैसे अचीव कीजिएगा। उस बुक में 6 तरीके बताए गए। उसमें सबसे पहला तरीका है, यू नीड ए मेंटर। यू नीड ए मेंटर। एक जस्टिन बीबर नाम का जो है सिंगर है, आपने सुना होगा, इंडिया में आया था पिछले साल, बहुत ही लोकप्रिय है। जिस लोकप्रियता को पाने में लोगों को 15 से 20 साल लगते हैं, उसने उस लोकप्रियता को 1 साल में अचीव कर लिया। उसमें टैलेंट था, निश्चित रूप से होगा, औरों के भी पास टैलेंट रहता है, लेकिन उससे पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी अचीवमेंट कैसे प्राप्त की, तो उसने कहा कि मेरे 2 गुरु हैं, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं। तो ये बुक है, ठीक है, कि 10 साल के अचीवमेंट्स को, 10 साल के टारगेट को, लक्ष्य को कैसे 6 साल में 6 महीने में अचीव करें। तो उसमें सबसे पहला है कि आपको एक मेंटर की जरूरत है, मेंटर के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, बस धीरे धीरे चलेगा। तो मेंटर अभी भी जरूरी है, मेंटर उस समय भी जरूरी थे, और उस समय में ताऊ जो थे वो मेंटर थे। लोग उनके पास जाते थे समस्याओं का समाधान लेने के लिए, तो ताऊ यही बताते थे, नेचर को देखो। उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने भी कहा नेचर को देखेंगे, ठीक है, तो क्या क्या देखना है, तो उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व करो। चाइनीज एक्यूपंक्चर में ऑब्जर्व करना, सूंघना, देखना, टच करना, फील करना, ये सभी जो तरीके हैं डायग्नोसिस के उसी समय डेवलप हुए। तो ऑब्जर्वेशन भी उसमें से एक है ना। डायग्नोसिस के टूल्स में एक टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ऑब्जर्वेशन, बिना ऑब्जर्वेशन के आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नेचर को डायग्नोस करो, नेचर को ऑब्जर्व करो। तो नेचर को ऑब्जर्व करने पे 2 चीजें आई, दिन और रात, सूरज और चांद। सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि सूरज है, यही जो है लाइफ को क्रिएट करता है। तो अगर कुछ भी दिक्कत है तो सूरज के नहीं रहने से ही है, या रहने से ही है। सूरज ही जो है हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सूरज के बिना जीवन संभव नहीं। तो सूरज जो है उसकी धूप कम ज्यादा होती है, उसके हिसाब से हमें जिंदगी जीनी चाहिए। तो ये बात तो समझ में आती है कि बिना सन के क्या धरती पे जीवन संभव है, नहीं है। तो जीवन का जो केंद्र है, स्टार्टिंग है, वो सन है। जीवन का स्टार्टिंग क्या है, सन है। बिना सन के आपका लाइफ नॉट पॉसिबल, है ना। तो सन को ही यांग कहा गया, सन को ही यांग कहा जाएगा।
ठीक है। तो यांग को सुप्रीमेसी प्राप्त हुई कि यांग ही जीवन का आधार है, और यांग में परिवर्तन होने से मतलब कि सूरज के कभी सूरज जो है लंबा चलता है, कभी कम चलता है, कभी जो है 7 बजे तक जो है धूप निकला हुआ मतलब कि सूरज निकला हुआ रहता है, कभी 5 बजे ही ढल जाता है। तो जब सूरज का किरण जो है कम ज्यादा होता है ना, तो उसी के हिसाब से दिन मतलब हम लोग का नेचर प्रभावित होता है, और हम लोग का जीवन सन पर ही डिपेंड है। तो ये यांग सिद्धांत जो है आया, ठीक है, ये यांग सिद्धांत आया। अब क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है सूरज के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन कुछ जीव है ना वो रात को ही निकलते हैं, उनकी जिंदगी ही रात को चलती है। उन्होंने उल्लू का उदाहरण दिया, बहुत सारे जानवरों को उदाहरण दिया, दिन भर सोए रहते हैं, रात को जागते। इसका मतलब सूरज के बगैर भी जीवन संभव है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ सूरज नहीं नहीं पहुंचता, मतलब कि धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे कि ओशन की बात करें, ओशन डीप ओशन में सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती है, वहां जीवन है। इसका मतलब केवल सन ही जीवन का आधार नहीं हो सकता। तो दूसरा आधार क्या है? तब चाइनीज एक्यूपंक्चरिस्ट ने ये कहा, ताओ ने कहा, ठीक है, लाओ त्से ने कहा कि चांद भी जीवन का आधार है, केवल सन ही नहीं, चांद भी जीवन का आधार है। फिर कुछ नियम बने, यिन यांग के नियम। तब नियम बना कि सृष्टि में दो चीजें हैं, एक यिन है एक यांग है, एक सूरज है एक चांद है, दोनों मिल के सृष्टि का संचालन करते हैं, अकेले नहीं, दोनों मिल के सृष्टि का संचालन करते हैं। और नेचर को समझना है तो हमें दोनों को समझना होगा। तब जो है उन्होंने बैठ के कहा कि कुछ चीजें जो है उसमें यांग ज्यादा होता है, कुछ चीजों में यिन ज्यादा होता है, लेकिन यिन और यांग दोनों मौजूद होता है। मतलब यांग ज्यादा हो सकता है लेकिन उसमें यिन होगा, और कहीं यिन ज्यादा हो सकता है लेकिन ये 100% जो है ना यिन नहीं हो जाएगा, उसमें यांग भी रहेगा। मतलब कभी भी 100% यिन या 100% यांग नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ में यांग, कहीं यांग ज्यादा कहीं यिन जाता है, जैसे दिन में यांग जाता है, रात को यिन जाता है। तो अभी क्या है, एक लिस्ट बनी कि कहाँ यिन ज्यादा है कहाँ यांग ज्यादा है। तो कहा गया कि दिन में यांग ज्यादा होगा क्योंकि सूरज है, रात को यिन ज्यादा होगा क्योंकि चांद है। तो दिन से जुड़ा हुआ कुछ भी है उसमें यांग ज्यादा होगा, और रात से जुड़ा हुआ कुछ भी है तो उसमें यिन ज्यादा होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ, तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में जो भी चीजें हैं या तो यिन ज्यादा है या फिर यांग ज्यादा है, यिन डोमिनेट है या यांग डोमिनेंट है। तो बैठ के एक लिस्ट बनाया गया, ठीक है। एक लिस्ट बनाया यिन का, दूसरा लिस्ट बना यांग का, ठीक है। अब जो है जो दिन से जुड़ा हुआ जो भी था यांग वाले लिस्ट में आ गया, ठीक है। रात को यांग नहीं होता है, दिन को यिन नहीं होता है, ये समझ में आया। तो रात और दिन में जोड़ लेते हैं, रात में छांव होती है सभी जगह। इस रात में सबसे पहले याद रखें, रात में अंधेरा होता है, दिन में उजाला होता है। तो रात क्या हो गया, यिन, दिन क्या हो गया, यांग। अंधेरा क्या हो गया, यिन, प्रकाश क्या हो गया, यांग, ठीक है। उसी तरह जहां छांव है, अंधेरा जहां मतलब छांव जहां है,
तो जहां छांव है वहां यिन है, और जहां धूप है वहां यांग है। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको एक पेड़ मिला, ठीक है, पेड़ के एरिया में आपको छांव मिलेगा, शैडो होगा, शेड होगा, तो वहां यिन हो गया। आप जैसे ही जो है धूप से थोड़ा सा भी छांव में जाते हैं ना, आपको उस ठंडक का एहसास होता है, वो यिन का एहसास होता है, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज को इसी तरह से फिर बांटने का एक सिलसिला स्टार्ट, ठीक है। हर कुछ जो मिलेगा वो दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, ठीक है, एक यिन और यांग। दिन से जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा वो यांग रहेगा, और रात से जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा वो यिन रहेगा। अब देखिए, दिन को रहता है गर्म, रात को रहता है ठंडा। तो ठंडक क्या है, ठंड पूछेंगे क्या यिन है कि यांग, तो ठंड यिन है। गर्मी क्या यिन है कि यांग, गर्मी यांग। फिर गर्मी का मौसम क्या होगा, वो भी यांग होगा। ठंड का मौसम क्या होगा, विंटर क्या होगा, वो भी यिन होगा। गर्मी में क्या है, लोग खूब मूवमेंट करते हैं, दिन में गर्मी रहती है, लोग काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट है, गति है, वो किससे होती है, यांग से होती है। यांग मतलब मूवमेंट, किसी के शरीर में मूवमेंट घट गया, इसका मतलब उसका यांग घट गया, ठीक है। और रेस्ट मतलब ये यिन हो गया। रात को हम लोग रेस्ट करते हैं ना, रात से यिन जुड़ा हुआ है, तो रेस्ट यिन है, ठीक है। किसी के शरीर में यिन ज्यादा है तो हमेशा रेस्ट में ही रहता है, आराम में ही रहता है। एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। एक्टिविटी किसी के शरीर में कम होने के कारण क्या है, उसमें यिन बढ़ जाना, या तो यिन बढ़ गया या फिर यांग घट गया। यिन बढ़ गया या यांग घट गया, ठीक है। तो ऐसा जो भी जॉब होगा ना जिसमें रेस्ट ज्यादा करना होता है, रेस्ट ज्यादा करना होता है, ऐसा कोई भी जॉब जिसमें रेस्ट ज्यादा करना होता है, वो सब यिन नेचर का होगा। और ऐसा कोई भी जॉब जिसमें आपको ज्यादा दौड़ना भागना वर्क करना पड़ता है, वो यांग नेचर होगा। जैसे एक सेल्समैन है, बेचारा दौड़ता रहता है, इंग्लिश में कहावत है, ठीक है, रन लाइक डॉग्स, ठीक है। सेल्स पर्सन के बारे में कहा गया है, रन लाइक डॉग्स लिव लाइक प्रिंस। मतलब जो सेल्समैन होते हैं ना, वो कुत्तों की तरह दौड़ते हैं, रहते तो राजा की तरह है लेकिन कुत्तों की तरह दौड़ते हैं, ठीक है। उनका लाइफ स्टाइल इसी तरह का होता है, मतलब दौड़ते रहना। तो कैसा नेचर है इसका, यंग नेचर। सेल्स पर्सन का नेचर कैसा है, यंग नेचर, ठीक है, रन्स लाइक डॉग, उनके साथ कहावत कहेगी। लेकिन एक जो ऑफिसर है सेल्स, सपोज एक आईएएस है, तो कहीं मूवमेंट नहीं करना, केवल ऑर्डर देने, कैसा नेचर है, यिन नेचर का, ठीक है। उसको रेस्ट करने का आराम से मौका मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जॉब, कोई भी जॉब में जहां दौड़ भाग ज्यादा हो वो यांग नेचर है, और कोई भी जॉब जिसमें दौड़ भाग कम होता है, रेस्ट ज्यादा होता है, वो यिन नेचर का होता है, ठीक है। तो रात को लोग सोते हैं, तो सोना क्या हो गया, यिन नेचर। और दिन में जागे हुए रहते हैं, तो जागना क्या हो गया, यांग नेचर, यांग हो गया। दुनिया में कुछ भी है तो दो हिस्सों में बटी हुई है। हम लोगों ने शिव पार्वती को देखा है, शिव पार्वती, शिव जो है उनके अर्धांगिनी पार्वती, ठीक है। नेचर क्या है दोनों का, समझिए, ठीक है, एक दूसरे को अपोजिट है दोनों। शिव जी की सवारी क्या है, नंदी, बैल। माँ पार्वती की सवारी क्या है, सिंह। दोनों की सवारियों में कितना अंतर है, एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन साथ में रहते हैं। यही यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है कि दोनों आपको विरोधी लगते हैं लेकिन दोनों साथ में रहते हैं। एक पहाड़ है, पहाड़ के एक साइड पे धूप पड़ रहा है, दूसरे साइड पे छांव, तो धूप और छांव एक साथ एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता केवल धूप हो, ऐसा नहीं हो सकता केवल छांव हो। जब एक है तभी दूसरा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। शिव और पार्वती एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नंदी और सिंह दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
तो दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी है। पूरक मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। शिव जी माँ पार्वती को पूरा करती हैं, माँ पार्वती शिव जी को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, पूरक। तो अर्धनारीश्वर का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ना, वही यिन यांग का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है। और कई जगह पे आपको हम एक कंपैरिजन देते हैं, नॉर्मली आपने इसको नहीं सुना। जिस तरह शिव पार्वती एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे का अपोजिट भी है, पूरक भी है। शिव जी जो है वो नंग धड़ंग रहते हैं, उनको कोई श्रृंगार से मतलब नहीं, और माँ पार्वती को श्रृंगार चाहिए। ये कंपैरिजन हो गया ना। एक और कंपैरिजन, महादेव और विष्णु में कंपेयर करते हैं, ये दोनों भी यिंग यांग को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे का अपोजिट भी है, एक दूसरे का अपोजिट भी है, एक दूसरे के पूरक भी है। कृष्ण विष्णु के अवतार, ठीक है। शंकर जी हैं, विष्णु और शंकर में तुलना कीजिए, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। कई आप तस्वीर इस तरह के देखेंगे जिसमें आधा विष्णु आधा शंकर जी है। अच्छा, अपोजिट कैसे हैं आप देखिए। शिव जी भोले हैं, शिव जी भोले हैं, चतुर नहीं है, भोलापन है उनमें। और जब हम कृष्ण जी की बात करेंगे या विष्णु जी की बात करेंगे, वो चतुर है, ठीक है। उनमें चालाकियां हैं, उनमें राजनीति, वो राजनीतिक के गुरु है। और वहीं शिव जी भोले हैं, उन्हें कोई चालाकी नहीं आती। एक दूसरे का ऑपोजिट कैसे हो गया, एक चालाकी एक सरलता, ठीक है, यिन यांग। प्लस देखिए, श्रृंगार प्रिय हैं विष्णु जी या कृष्ण जी, उनको श्रृंगार पसंद है, हर तरह के श्रृंगार वो करते हैं। लेकिन शंकर जी क्या है, गले में एक माला डाल के बैठे हुए। सरलता, वैराग्य और सांसारिकता दोनों, जहां संसार से जो है प्रिय है, संसार को, सांसारिकता को प्रिय है विष्णु जी, शिव जी वे हैं सन्यास को प्रिय है। ठीक है। तो दोनों में कितना जो है, पैसे ज्यादा लग गए मैं क्या, असि इतने थोड़ी खाने आंदे। तो ये कंपैरिजन जो है प्रकृति में हर जगह मौजूद है, ठीक है। और पुरुष हैं, पुरुष स्वभाव है शिव जी का, स्त्री स्वभाव है विष्णु जी का। ये माना जाता है, शायद आपको ये चीज नहीं मालूम होगी, कि 10 अवतार जो विष्णु जी ने लिए हैं, वो 10 अवतार विष्णु के नहीं है, वो 10 अवतार माँ पार्वती के हैं। पार्वती और शिव जी पति पत्नी का रिलेशन, ठीक है। उस तरह से पार्वती और विष्णु जी भी आपस में पति पत्नी का एक रिलेशन। और विष्णु जी को पार्वती का बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही साइड है, जिन साइड है। तो नेचर ने ये व्यवस्था की, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि माँ तारा जो है, उन्होंने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, माँ काली ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, कृष्ण भी काला और माँ काली भी काली, कितनी सिंपलिटी से। तो काला और गोरा भी यिन और यांग में आता है, गोरा जो है वो यांग में है, काला जो है वो यिन में। सो देर आर वेरी सिमिलर थिंग्स। अभी क्या है कि आज हम लोग को एक ये इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग जो है इस पर और डिटेल क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ये और इसको डिटेल में इन यांग को समझेंगे। तो पहले तो हम समझिए, नेचर को समझने के लिए हमने क्या किया,
पूरी सृष्टि को 2 हिस्सों में बांट दिया, यिन और यांग में। कुछ भी है तो यांग और यिन में बटा हुआ है। लड़का है तो लड़की है, सूरज है तो चांद है, धूप है तो छांव है, पानी है तो आग है, हल्का है तो भारी है, लंबा है तो छोटा है, ठोस है तो खाली है। मतलब कि हर जगह हमको ये मिलता है। एक दिया जलता है तो दिया में लौ है, वो यांग है। दिया में तेल है, वो यिन है। और जैसे जैसे लौ जलता जाता है, जो तेल है, यिन है, वो यांग में बदलता जाता है। मतलब यांग से यिन में बदलता जाता है, और यिन से यांग में बदलता जाता है। जैसे दिन से रात हो जाता है और रात से दिन हो जाता है, दिन धीरे धीरे रात में कन्वर्ट हो जाता है और रात धीरे धीरे दिन में कन्वर्ट हो जाता है। उस तरह यांग धीरे धीरे यिन में कन्वर्ट हो जाता है और यिन धीरे धीरे यांग में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर में बीमारियों का कारण ये होता है यिन और यांग का बैलेंस ना होना। हमारे दिन में और रात में जो जो बीमारियां होती है, जैसे रात क्या है, रात यिन है, तो किसी व्यक्ति को रात को प्यास लगता है, रात को पसीना आता है, रात को भूख लगता है, रात को सर दर्द होता है, तो रात तो यिन का है ना। इसका मतलब है उसको यिन से जुड़ी हुई समस्या है, यिन की कमी है उसको। रात को पसीना आता है मतलब यिन की कमी है, इसको यिन डिफिशियंसी कहेंगे। रात को नींद नहीं आती है, यिन की कमी है। रात को पसीना आता है, यिन की कमी है। और किसी को दिन को जो है सुस्ती लगती है, दिन तो एक्टिविटी का समय है ना, लेकिन उसको सुस्ती लगती है, उसको यांग की कमी है। दिन को सर दर्द करता है, यांग की कमी। मतलब कोई बीमारी अगर रात को होती है तो वो यिन डिफिशियंसी कहते हैं उसको, और कोई बीमारी दिन को होती है उसको यांग डिफिशियंसी कह सकते हैं। ब्रॉड वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम लोग जो है नेचर को समझने के लिए एक सिद्धांत लेकर आए यिन और यांग का। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये फिर आगे भी बढ़ता है, ये सिद्धांत आगे भी बढ़ता है। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। हम लोग यिन और यांग में कैसे बीमारियों को देखते हैं, उसको फिर हम लोग अलग चैप्टर में, मतलब आगे के दिनों में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या है, नेचर में और भी आगे जाके यिन और यांग जब हुआ ना, तो क्या हुआ, इसको करते करते उन्होंने दुनिया में जितनी भी चीज थी 2 लिस्ट में बना दिया, यिन और यांग में बना दिया। तो अब क्या हुआ कि ये लिस्ट तो बन गई, 2 तरह की चीजें होती है, यिन और यांग होती है। जब इसको और आगे बढ़ा गया कि और क्या डिटेल कर सकते हैं इसको, तो बोले कि हाँ इसको और डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यांग के अंदर भी यिन होता है, यिन के अंदर भी यांग होता है। हमें और डिटेल में जाने की जरूरत है। उन्होंने जो है सबसे पहले वो चीजें ली जो हल्की थी। दुनिया में कोई भी चीज जो है ढीली, ये क्या कहते हैं उसको, हल्का हो सकता है। अब एक पत्ता, कोई सबसे हल्का क्या, हवा। सबसे हल्का क्या है, हवा है। अब हवा कैसे पता चलेगा, जब पेड़ के पत्ते हिलेंगे तो उन्होंने क्या है कि पेड़ या फिर पत्तों को एक सिंबल बना लिया कि कुछ चीजें पत्तों के जैसी होती हैं, कुछ चीजें कैसे होती हैं, पत्तों के जैसे होती है। जैसे दिन और रात, यिन और यांग हमने किया, तो यिन का मतलब क्या है, कुछ चीजें यिन या रात की तरह होती हैं, और यांग मतलब कुछ चीजें दिन की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी थी। उन्होंने क्या किया कि पत्ता जो है ना, उसको उन्होंने कहा ये से सबसे हल्की चीज है। जब पत्ता चलता है ना तो पता चलता है कि हमें हवा है। तो असली तत्व तो हवा है, असली तत्व तो हवा ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हम देख सकते हैं पेड़ को, हम देख सकते हैं पेड़ को, हम देख सकते हैं पत्तों को। ठीक है, तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की कि दुनिया में जो भी चीज है yin yang के आधार पर, तो हमने किया है जो बेसिक है। फिर कहा कि कोई चीज हल्की हो सकती है या फिर भारी हो सकती है। तो हल्की क्या हो सकती है, पत्ते से हल्का कुछ नहीं। और भारी क्या हो सकती है, धरती से भारी कुछ नहीं। यक्ष प्रश्न भी था। ठीक है, युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था कि सबसे भारी क्या है, जो धरती से भी भारी है। तो उसने कहा पाप जो है धरती से भी भारी है। तो भले पाप को धरती से भारी कहा तो दिया, लेकिन पाप तो देख नहीं सकते। अगर पाप को छोड़ दे बाकी तो धरती ही भारी
है ना, दुनिया में सबसे भारी क्या है? धरती। तो दो तरह की चीजें निकल कर आई, एक लाइट और हैवी। तो जो भी हल्का है उसमें कहा गया इसमें वुड एलिमेंट, जो भी हल्का है उसको कहा गया इसमें वुड एलिमेंट है, और जो भी भारी है उसको कहा गया अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब अर्थ के जैसा, वुड मतलब वुड के जैसा या लीव्स के जैसा। हम कह देते हैं कि इसमें लीवर में वुड एलिमेंट, हमारे शरीर में लीवर है सो वुड एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो लकड़ी है, इसका ये कहने का मतलब है कि यह पत्तों के जैसा हल्का है। अब कहिएगा तौल के देखिएगा, नहीं गति है, ठीक है, वो गति पैदा करता है ना। लकड़ी, पेड़ से ही गति आपको पैदा होती है ना, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हवा चले तो गति पैदा हो रही है, लेकिन दिखने में क्या आता है? पेड़ हिलता है तो गति है, ठीक है। तो वुड एलिमेंट जो है वो हल्की चीजों को कहा गया, और अर्थ एलिमेंट कहा गया भारी चीजों को। तो दुनिया में कोई भी चीज है तो उसको हल्के और भारी में तौल लीजिए आप। तो जो भारी है वो अर्थ एलिमेंट है, जो हल्का है वो वुड एलिमेंट है। या वायु, इसको वायु भी कहते हैं, विंड एलिमेंट भी कहते हैं, रूड एलिमेंट भी कहते हैं, दोनों चीज, ठीक है। विंड और वुड एक ही चीज। अर्थ इज हैवी। तो अब देखिए कि एक टमाटर का खेत है, किसान जो है उसने टमाटर लगाया। अब उसकी समस्या क्या है कि टमाटर तो लग गया, टमाटर बड़े भी हो गए, लेकिन जब उसको तौला गया तो उसमें वजन कम था, उसमें वजन कम था। इसके कारण उसको जो है कम प्रॉफिट हुआ, वजन ही कम था। तो उसने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से मिले, उसके पौधे के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिले और कहा कि देखिए इसमें वजन ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें जो है कुछ इस तरह के विटामिन डालने पड़ेंगे आपको, अलग से खनिज और मिनरल सब एंजाइम होते हैं पौधों के, वो डालने पड़ेंगे जिससे इसका वजन बढ़ जाएगा। तो उसने वो डाले, तो क्या हुआ, जब नए पौधे जब लगे तो उसमें वजन अच्छा था, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या हुआ था, उस टमाटर में अर्थ एलिमेंट घट गया था, और जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो अर्थ एलिमेंट बढ़ा दिया, उसमें हैवीनेस आ गया, उसमें हैवीनेस आ गया, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट यहाँ पे घटने से उसको समस्या हो गई थी, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाकर उसने पैसे कमा लिए। तो वजन घट गया था ना, इसलिए हम लोग कहेंगे अर्थ एलिमेंट घट गया, वजन घट गया था इसलिए हमने क्या कह दिया कि अर्थ एलिमेंट घट गया था, ठीक है। अब यही एक व्यक्ति जो है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें विंड एलिमेंट बढ़ भी गया था। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट घट गया था, और हम ये भी कह सकते हैं उसका विंड एलिमेंट बढ़ गया था, ठीक है। अब एक व्यक्ति बहुत मोटा हो गया, वजन घटाना चाहता है, ठीक है। तो हुआ उसमें क्या, उसका वेट बढ़ गया, वेट घटाना चाहता है, मतलब उसका अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है, वो विंड एलिमेंट बढ़ाना चाहता है और अर्थ एलिमेंट घटाना चाहता है। एक अपोजिट केस हो गया, या विंड एलिमेंट जो है घटा या बढ़ाना है और अर्थ एलिमेंट घटाना है। इसका वेट लॉस करने का मतलब ही क्या है, विंड एलिमेंट बढ़ाना, अर्थ एलिमेंट घटाना, यही है बैलेंस। और कोई अगर पतला व्यक्ति वजन नहीं बढ़ रहा था, इसका मतलब तो उसमें ऑलरेडी जो है विंड एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उसको बढ़ाना है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज भारीपन को हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं, और हल्केपन को हम लोग विंड एलिमेंट या वुड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ अंग हैं जो हमारे शरीर में विंड को कंट्रोल करते हैं। तो लीवर और गॉल ब्लैडर जो है हमारे शरीर में विंड को कंट्रोल करता है, वुड एलिमेंट को कंट्रोल करता है। और स्प्लीन और स्टोमक जो है हमारे शरीर में वजन को बढ़ाता है या वजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दोनों बैलेंस में रहना चाहिए, ना विंड की एनर्जी एक्सेस होनी चाहिए, ना अर्थ की एनर्जी एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो है एक लिस्ट बनाया जिसमें हल्की चीजों को और भारी चीजों को बनाया, और हल्की चीजों को कहा कि लकड़ी जैसी, पत्ते जैसी जो है हल्की है। ये कहा, कहावत कहा, कहने का एक तरीका है ना।
ये तो पत्ते के जैसा है, मतलब इसमें इसी को, अब जैसे हम कह रहे हैं दिस इज जस्ट लाइक अ लीफ, जस्ट दिस इज जस्ट लाइक अ लीफ, तो हम उसको कह सकते हैं दिस इज लीफ। एक्चुअली ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये पत्ते के जैसा है, ठीक है। और इसको इस तरह से कह दे रहे हैं, इसमें वायु तत्व है। दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन अलग अलग कहने का तरीका, जस्ट इज दिस इज सेइंग, ठीक है। तो जैसे इसको कहते हैं एज लाइट एज लीफ, मतलब पत्ते की तरह। इंग्लिश में हम लोग इस तरह से कहते हैं इसको, एज लाइट एज लीफ, ओके। तो पहला तो ये कैटेगरी हो गई, एक जोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और भी देखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो लाइट है ना, लाइटनेस, वायु तत्व, वो क्या है कि यांग नेचर है, और अर्थ एलिमेंट क्या है, यिन नेचर है। यिन और यांग हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन यिन यांग के भीतर ही हम अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई हल्की और भारी चीजों की, मतलब वायु और धरती दोनों तत्व। फिर उन्होंने एक दूसरी लिस्ट बनाई, कहा कि कुछ चीजें गर्म होती है और कुछ चीजें ठंडी होती है। अब गर्म है तो यांग है, ठंडी है तो यिन है। यानिंग तो हमेशा मौजूद है, लेकिन अब उसके भीतर भी सब डिवीजन कर रहे हैं। अब कोई चीज गर्म हो गई, जैसे हम लाल मिर्च खा रहे हैं, बहुत तीखी गर्म। अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत ठंडी महसूस हो रही है ना। अब खूब मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो अब हमारे पेट में जलन हो रही है, आग जैसा। अब वो अब कह रहे हैं लाल मिर्च या हरी मिर्च में अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व ऐसा नहीं है कि आप उसको पेट में इंडोस्कोपी करके देखिएगा तो वहाँ आग लगा हुआ महसूस होगा। जैसे कि स्टोव जलता रहता है, उससे आग निकलता रहता है, तो वैसा आग जलता है वो महसूस नहीं होगा, जलन महसूस होगी, ठीक है, फायर महसूस होगी, मतलब वो आग दिखेगा नहीं। वहां कहा जा रहा है जैसे हाथ हम आग में डालते हैं तो जल जाते हैं और जलन महसूस होती है ना, उसी तरह मैंने जो है हरी मिर्च खाई है और मुझे उसी तरह अंदर से जलन महसूस हो रही है। तो कहा अच्छा ये जलन महसूस हो रहा है, बोलो फायर के जैसा, बोले हाँ फायर के जैसा। इसका मतलब इसमें फायर है, दिस इज बिहेविंग लाइक फायर, दिस इज नॉट फायर। वो आग नहीं है, वो आग के जैसा है, जलन है मतलब आग के जैसा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें अग्नि तत्व, इसका मतलब ये नहीं कि उसको खोज कर देखिए कि कहीं उसमें मसाला तो नहीं भरा हुआ है जिससे आग निकलती हो, ऐसा नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि ये अग्नि के जैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, जैसे अग्नि गर्म है उसी तरह ये महसूस अग्नि के जैसा है। ये मिर्च कैसा है, अग्नि के जैसा, ये लाल मिर्च कैसा है, अग्नि के जैसा है, ठीक है। वही कुछ चीजें ठंडी होती है, ठंडा मतलब क्या, पानी के जैसा, पानी ठंडा होता है। नेचर में सबसे ठंडा क्या है, अब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं ठंडा को पानी से। जैसे सबसे ठंडा तो बर्फ हुआ, वो भी क्या पानी का ही ग्रुप है ना। तो पानी ठंडा है, आग और पानी का एक कॉम्बिनेशन। कुछ चीज गर्म है, कुछ चीज ठंडा है। तो जो गर्म है उसमें फायर है या फायर एलिमेंट है, और कुछ चीज ठंडा है उसमें वाटर है या उसको कहेंगे वाटर एलिमेंट है। जब हम कह रहे हैं कि वाटर एलिमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप खोल के देखिए कि पानी है, उसमें पानी के जैसा शीतल, वो पानी के जैसा शीतल है, ठीक है। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये पानी के जैसा शीतल है, cold like water, okay. So there is fire and there is water, okay, there is something which is hot and this there is something which is cold. अब ऐसा एक उदाहरण, एक लाल मिर्च खाए तो आपको क्या महसूस हो रहा है, फायर। अब आप खीरा खा लीजिए तो क्या महसूस होगा, कोल्ड, ठंडा। डायबिटीज के मरीज होते हैं ना, उनको खूब प्यास लगता है, खूब पानी पीते हैं, फिर उतना ही फिर यूरिन भी उसको होता है, ठीक है, क्योंकि वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। वो सोचते हैं पानी पियेंगे तो गर्मी हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि पेट में पानी रुकता नहीं है, पानी फिर डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है, और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर वहां से वो जल्दी फिल्टर होकर बाहर भी निकल जाता है, और इससे किडनी पर प्रेशर भी पड़ता है, किडनी में खराब हो ओवरवर्क के साथ। अब जो है उसने खीरा खा लिया, खीरा खाने पर क्या है, उस पानी उसमें भी है, लेकिन क्या है ना कि आप खीरे से पानी को अलग नहीं कर सकते। आप कितना भी कर लीजिएगा ना, खीरा में पानी रहेगा, 90%, 95% ज्यादा पानी होता है उसमें। तो जब हम खीरा खा रहे हैं तो हमें ठंडक महसूस हो रही है, गर्मी हमारी कम महसूस होती है। डायबिटीज के मरीज को तो खूब खीरा खाना चाहिए। अभी सुबह में जो है ना,
आधा किलो खीरा एकदम दबा के खाइए, डायबिटीज का मरीज, खाली पेट। इससे पेट में जो है ठंडक महसूस रहेगी, एसिडिटी जो है कम होगी, बॉडी जिसका एसिडिक हो गया वो अल्कलाइन हो जाएगा। अब अल्कलाइन मतलब क्या है? वाटर एलिमेंट। एसिड क्या है? फायर एलिमेंट। ठीक है। तो हर चीज जो है दो तरह से बांटी गई, एक हल्का और भारी, दूसरा गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा, ठीक है। तो गर्म क्या हो सकता है, ठंडा क्या हो सकता है, इस पर जो है चर्चा चलेगी, बहुत लंबी चर्चा होगी। ठीक है। तो चार तरह से हमने तत्वों को बांट दिया, हल्का भारी और ठंडा गर्म, ये चार तत्व कल। अब धातु तत्व क्या है? धातु दरअसल ये इसको मान के चलिए कि थोड़ा बीच बीच का है। ठीक है। यिन और यांग के बीच बीच में आ जाता है। तो धातु जो है वो सूखा को करता है, जो चीज ड्राई है वो मेटल है, जो ड्राई है वो मेटल है। चीजें गीली हैं या सूखी, गीली हैं या सूखी। अब गीला है तो अर्थ के कारण भी हो सकता है, वाटर कारण भी हो सकता है, लेकिन सूखा है तो किस कारण से होगा? धातु के कारण, उसके भीतर मतलब मेटल एनर्जी। तो मेटल दरअसल क्या है? मेटल सबसे ड्राई चीज है, वो चीज जो सबसे ज्यादा ड्राई होती है, जिसमें पानी का नामो निशान नहीं। खीरा में आपको पानी ही पानी मिलेगा, लेकिन आपके पास एक सोने की अंगूठी है ना जो धातु की है, उसमें आपको पानी मिलेगा ही नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं। ठीक है। वो सूखी है। तो इस तरह से पांच तत्वों को लिस्ट बनाया गया, मतलब पांच चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया। पहला है हल्का, दूसरा भारी, फिर तीसरा है गर्म, चौथा ठंडा, फिर है सूखा। ठीक है। तो जो हल्का है वो पत्तों के जैसा है, उसको विंड एलिमेंट या वुड एलिमेंट कहते हैं। जो भारी है उसमें अर्थ एलिमेंट है, जो गर्म है उसमें फायर एलिमेंट है, और जो ठंडा है उसमें वाटर एलिमेंट है। ठीक है। और जो सूखा है वो मेटल एलिमेंट है। तो पांच तरह के तत्व जो है रिकॉग्नाइज किया गया, और ये देखा गया कि दुनिया में कोई भी चीज है, ठीक है, उसको जिस तरह से yin yang की कैटेगरी में हम लोग बांटे ना, हम लोग फाइव एलिमेंट की कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये पांच जो है ना मूलभूत चीजें हैं, जिनसे बाकी चीजें बनती हैं। ठीक है। यही सब का बेस। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं ना, समझ लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सेंटर, एक न्यूक्लियस के एटम के सेंटर में होता क्या है? एक मतलब आपका प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, और फिर उसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। 9th 10th के क्लास में बच्चे ये जानते हैं अच्छी तरीके से, और जो पढ़ने लिखने में अपना समय देते हैं उनको भी अच्छी तरह से मालूम है। जिन्होंने ना उस समय पढ़ा ना अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी दिक्कत है, उस समय भी दिक्कत रही होगी। तो उसमें क्या है, एक हिस्सा जो है एकदम स्पीड में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। उसका नेचर क्या होना चाहिए? विंड नेचर। और सेंटर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का नेचर क्या होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो भारी है। तो हमने देखा ये नेचर है, प्रकृति है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब जो है इलेक्ट्रॉन में कोई पत्ता घुसा हुआ है, नहीं। इलेक्ट्रॉन में वो गुण है जो पत्ते में होता है, वो है हल्कापन। ठीक है। अब जो है सूरज है, सूरज में क्या है? फायर है। तो वाटर तो नहीं है। सूरज में फायर है, वाटर नहीं है, लेकिन वहां फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है। अब कहिए कि आप सूरज में पानी कहाँ से आ गया? सूरज में पानी कहाँ से आ गया? हम कह रहे हैं कि सूरज में वाटर एलिमेंट है, तो ये कैसे हो जाएगा? सूरज में पानी कहाँ से? अब इसको समझिए। फायर मतलब गर्म, वाटर मतलब कोल्ड। तो अगर वहां पर कोई चीज कोल्ड है तो वाटर एलिमेंट है वहां पे, कोई चीज गर्म है तो फायर एलिमेंट है। अब आप कहिएगा तो वहां कोल्ड कैसे आ जाएगा? वो तो गर्म ही गर्म है।
अब इसका उदाहरण देखिए, ठंड या गर्म जो है ना, वो कंपैरेटिव होती है। जैसे आपने चाय पिया, वो गर्म है ना, कोल्ड ड्रिंक पिया, वो ठंडा है। अब क्या है कि चाय को थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो वो गर्म हो जाएगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक गर्म भी हो गई है ना, तो वो चाय से ठंडी है। अब यहाँ देखिए, कोल्ड ड्रिंक को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ये तो गर्म हो गया, लेकिन दरअसल वो ठंडी है, अगर हम कंपेयर करें तो चाय की तुलना में। और हम चाय को कह रहे हैं कि ये तो ठंडा हो गया, लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक से कंपेयर करेंगे तो वो तो हमेशा गर्म ही रहेगी। मतलब गर्म और ठंडा एक दूसरे से तुलना करने पर निर्भर होता है। अब सूरज में क्या है कि कुछ ऐसी जगह है जहां तापमान कम है सूरज में, और वो जो है ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखती है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि सन पे भी ब्लैक स्पॉट है। तो अगर वहाँ ब्लैक स्पॉट है तो कुछ ऐसा जगह है वहां पे जहाँ टेम्परेचर बाकी जगह की अपेक्षा कम है। पूरे सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीज जगह है जहाँ का टेम्परेचर जो है उसकी तुलना में कम है। तो मतलब वो जगह क्या, वहां पे कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। ठंडा हो गया ना कंपेरेटिवली। कितने लोगों को ये वाला उदाहरण जो सन वाला मतलब कि समझ में आ गया? जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। आ गया? चलिए, सुनीता गुप्ता, मनीष, यास्मीन, सुरेंद्र, नीलिमा, वेरी गुड। और जिनको नहीं समझ में आया हैंड रेज कीजिए और रिपीट कर देंगे। मिथिलेश, चलिए। और चलिए हम इसको एक बार समझा देते हैं, ठीक से? ठीक है। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है ना कि कोई चीज ठंडी है तो उसमें वाटर एलिमेंट है, हम लोग मान के चलते हैं। ठंडा मतलब पानी के जैसा, गर्म मतलब आग के जैसा। तो हम ये नहीं बोलते कि ये पानी के जैसा, हम बोलेंगे ये इसमें पानी वाटर एलिमेंट है। हम ये नहीं कहते ये गर्म है, हम ये कहेंगे ये फायर एलिमेंट है। ये कहने का तरीका है। ध्यान दीजिए, ये कहने का तरीका है, समझाने का तरीका है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस तरह से हमें समझाया है ना। इस तरह से हमें समझाया है कि इस तरह से समझो। वाटर मतलब वाटर एलिमेंट मतलब वाटर के जैसा है, ठंडा है। तो सूरज में ठंडा कहाँ से आ गया? हमारे हिसाब से सूरज में अगर कोई जगह कितनी भी ठंडी हो ना, हमारे हिसाब से वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मली 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका होता है, ठीक है। तो क्या है, अब वहाँ ठंडा क्या है? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं है, उससे कुछ 100 डिग्री सेल्सियस कम है, या 500 डिग्री सेल्सियस कम। कोई ऐसी जगह है वहां पर, मतलब पूरा ये तो आग का गोला तो है, लेकिन सभी जगह आग वैसी नहीं है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आग कम है, ठीक है। तो वो जगह हम कहेंगे कि वहां पर ठंडा है, ठीक है। पानी दो तरीका से नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत समझे। अर्थ से नहीं, पानी जो है, ठीक है। तो आपने कहा ठंडा दो तरीके से होता है, हॉट एक, पानी से दो नहीं, इसको समझिए। ठंडा दो तरीके से हुआ, ठीक है। ठंड को मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आग के साथ। आग का उल्टा पानी, आग का उल्टा पानी हो गया, आग का उल्टा पानी हो गया, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से तुलना की गई। तो ये तत्व है। अभी हम लोग इसको और डिटेल से समझते हैं। ये तत्व नेचर में आए कैसे? तो ये तत्व हमारे नेचर में कैसे आए उसको समझने के लिए एक साइकिल तैयार की गई, जिसे हम लोग ने क्रिएटिव साइकिल नाम दिया है। क्रिएटिव साइकिल, क्रिएटिव साइकिल क्या कहता है? वुड क्रिएट्स फायर और फायर लाइक थिंग्स। लकड़ी जो है, जंगल में जो लकड़ी होती है ना, वो जो वुड एलिमेंट है, उसमें जब आग लग जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? फायर। लकड़ी जलती है तभी तो आग निकलता है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं लकड़ी ने आग को पैदा किया।
लकड़ी ने आग को क्या किया, पैदा किया, जन्म दिया। अगर लकड़ी ही नहीं होती तो आग कहाँ से होता? घर में चूल्हे जलते थे पहले लकड़ियों से, तो लकड़ी डालने पर ही जो है ना आग निकलती थी। हम इसको कह सकते हैं कि लकड़ी से आग पैदा होती है, लकड़ी से आग पैदा होती है। तो हम लोग कहते हैं वुड क्रिएट्स फायर। हम इसको एक क्या कह देते हैं, वुड क्रिएट्स फायर। ओके। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि आग जो है, आग जब जल गई उसके बाद आपको क्या बचे? अर्थ। आग जब जल जाती है तो आपके उसके पास राख, मतलब राख बचती है। और राख क्या एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट है। राख कैसा है? अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे आग से राख पैदा होती है। इसी को हम कह सकते हैं कि फायर क्रिएट्स अर्थ। अर्थ मतलब राख, धरती या राख। ठीक है। कहाँ से पैदा होती है? अग्नि से पैदा। तो अग्नि से राख पैदा होती है, या कोई भी ऐसी चीज जो भारी है वो अग्नि से उत्पन्न होती है। अर्थ क्रिएट मेटल। अर्थ से क्या होता है? जैसे धरती है, धरती के नीचे से क्या मिलता है? खोदने पर मिलता है हमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ये सब चीजें क्या है? धरती से प्राप्त होती है। तो हम ये कहते हैं, इसको इस तरह कहते हैं कि धरती से धातु मिलता है, धातु निकलता है। तो हम इसको कहेंगे अर्थ क्रिएट मेटल। धातु कहाँ से आता है? धरती से आता है। और उस धातु को जो है आप जो है ना एक लोहे की सिल्ली ले लीजिए, रात भर जो है छोड़ दीजिए बाहर, तो क्या होता है उसमें पानी की बूंदें जम जाती है। तब यहाँ पर बुजुर्गों ने कहा पुराने समय की, ये धातु से पानी पैदा होता है, धातु से पानी पैदा होता है। ठीक है। अब वो पानी जो है आप क्या करेंगे, मिट्टी पर जो है कहीं पे पानी वो गिरा दीजिए, थोड़े दिन बाद देखिएगा अगर पानी कहीं गिरा है, जम गया है, तो वहां से पौधे पैदा हो, मतलब वही लकड़ी पैदा होगी, वही वुड पैदा हो गया। फिर लकड़ी से फिर फायर पैदा होगा, फायर से अर्थ पैदा होगा, आग जलेगी, राख बनेगा। राख है मतलब धरती है, धरती के नीचे से क्या मिलेगा? धातु। और एक और चीज, जैसे आग जलता है ना उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि आप जो है हैंड वॉश करने के लिए एक साबुन, एक सोप ले आते हो, उससे हैंड वॉश करते हैं। ठीक है। और कहते क्या है कि राख से हाथ धोना अनसाइंटिफिक है, अनहाइजेनिक है। ठीक है। लेकिन आप शायद कहीं भ्रम में पड़ गए। राख से हाथ धोना ही साइंटिफिक है, साबुन से हाथ धोना एकदम अनसाइंटिफिक है। देखिए, राख में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। जब आप हाथ को राख से धोते हैं ना, वो मिनरल्स हमारे स्किन के थ्रू ऑब्जर्व हो जाते हैं। एक आयुर्वेद में उक्ति है, कहा गया है कि जिसको खा नहीं सकते उसको लगाओ भी मत, लगा भी नहीं सकते। साबुन शरीर में आप लगा सकते हैं, क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते, तो उसको लगाना भी नहीं। तो क्या लगा सकते हैं भाई? वही चीज लगा जो खा सकते हो। मतलब क्या? बेसन खा सकते हो? बोले हाँ, तो लगाओ। दालें, अलग अलग तरह की दालें उसको पाउडर करते हैं, खा सकते हैं उसको? हाँ, तो लगा भी सकते हैं। चाहे चना का बेसन हो, चाहे फिर मसूर की दाल हो उसका पाउडर, जो कि स्क्रब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दही, दूध, हल्दी, क्या खा सकते हैं? बोले क्या, तो लगा भी सकते हैं। ठीक है। तो साबुन जो है ना खा सकते हैं? बोले नहीं। लगा सकते हैं? तो नहीं। बॉडी वॉश खा सकते हैं? बोले नहीं, तो लगा भी नहीं सकते। नेचर का रूल है, नेचर का रूल, यही नेचर का रूल हम लोग पढ़ते हैं एक्यूप्रेशर में। क्या है स्टार्ट में? स्टे विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहना है। प्रकृति जैसा आपको रखना चाहे उसी तरह रखना है। अब मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, राख से नहीं, ऐसा नहीं है। राख ही तो इम्पोर्टेंट, अलग अलग तरह की राख है, उसका अलग अलग वैल्यू है।
नीम की लकड़ी से जो राख बनती है उसका अलग मेडिसिनल यूज है। जामुन की लकड़ी से जो राख बनती है उसका अलग यूज है। हर तरह की राख के अलग अलग फायदे हैं, नियम हैं उनके। जब हम राख से हाथ धोते हैं तो मिनरल्स शरीर में जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो उसमें जो केमिकल्स जाते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि कुछ भी आप रब करते हैं वो स्किन के अंदर चला जाता है। और जब आप साबुन से आप रब कर रहे हैं ना तो क्या होगा, वो केमिकल शरीर के अंदर चला जाएगा। और हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये केमिकल उन सेल्स को खत्म कर देते हैं। मतलब जितना ही साबुन रगड़े उतना ही आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको जल्दी बीमारी आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, राख में मिनरल है। यही यहाँ पर क्रिएटिव साइकिल में कहा जा रहा है, राख से धातु मिलती है। राख से क्या मिलती है, धातु मिलती है। ठीक है, धातु में क्या है, आपका आयरन है ना, कॉपर है, यही सब धातु है ना जो आपको चाहिए। कोबाल्ट है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम राखों से मिल रही है ना, राख से मिल रही है। तो राख में मिनरल्स होते हैं, धातु होती है। ठीक है, और धातु जो है उससे पानी पैदा होता है, धातु से पानी पैदा होता है। अब इसको देखिए, किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग क्या देते हैं उसको, सोडियम पोटेशियम का घोल देते हैं। हम लोग जो उसको इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, मेटल्स होते हैं। वो मेटल शरीर में जाते हैं और पानी को रीस्टोर करते हैं। पानी को क्या करते हैं, रीस्टोर कर रहे हैं। मतलब वो धातु जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में जाएंगे ना, तो पानी जो बाहर चला गया ना उसको फिर से रिस्टोर करेंगे, फिर से आपके शरीर में पानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि धातु पानी पैदा करता है। तो धातु जो ले रहे हैं आप ओआरएस के घोल के रूप में, नमक चीनी के घोल के रूप में, वो अंदर जाकर पानी क्रिएट कर रहा है। मतलब जो डिहाइड्रेशन हो गया उसको रोकेगा और शरीर में जल की मात्रा को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव साइकिल है ना, यही है क्रिएटिव साइकिल, बताता है कि हर एक चीज जो है ना, किसी एक तत्व दूसरे तत्व से पैदा हो रहा है। धातु से अग्नि तत्व, धातु से अग्नि तत्व, वुड एलिमेंट से, वुड एलिमेंट से हमारा बन रहा है फायर एलिमेंट, फायर से बन रहा है अर्थ एलिमेंट, अर्थ से मेटल एलिमेंट, मेटल से वाटर एलिमेंट, वाटर से वुड एलिमेंट, फिर वुड से फायर, फिर फायर से अर्थ, फिर अर्थ से मेटल, फिर मेटल से वाटर, वाटर से वुड, फिर वुड से फायर। ये चक्र अंतहीन रूप से सृष्टि में चलता रहता है, हमारे शरीर में भी चलता रहता है। अब इसके क्या साइंटिफिक यूजेज हैं, टेक्निकल यूजेज हैं डायग्नोसिस में, उसको आप समझ सकते हैं आगे क्लासेस में। लेकिन उसको डिटेल से और हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं सर्च करके हमने तैयार किए हैं, जो नॉर्मली आपको, आप मान के चलिए भारत में जितने भी लोग हैं जो एक्यूपंक्चर आपको सिखाते हैं, एक्यूप्रेशर सिखाते हैं, उसमें से 99% जो लोग हैं वो एग्जाम्पल्स आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वो एग्जाम्पल्स बताए नहीं जाते, लेकिन हमने अलग से उन चीज़ों को सर्च किया है। ठीक है, और ये क्रिएटिव साइकिल जो है ना, इस पर 50 एग्जाम्पल्स जो है तैयार किए, और वो पूरी तरह साइंटिफिक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे, हम एक दो दिन बाद से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, टोटल ये जो है 50 एग्जाम्पल्स हैं, हर एलिमेंट का जो क्रिएटिव पार्ट है ना उसके लिए। तो हम ये पार्ट को स्किप कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ज्यादा डिमांड होगी टाइम की। अब हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग साइकिल में। अब जो है ना, कोई पृथ्वी जो है, ठीक है, पे जितने भी तत्व या सिस्टम जो भी तत्व है, हर तत्व जो है ना बढ़ ना जाए जरूरत से ज्यादा। तो सृष्टि में एक व्यवस्था है कि उसको कंट्रोल करो, कोई चीज जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या है कि सपोज कि हमें सेब चाहिए, हमको डेली सेब खाना है।
तो डेली 10 किलो सेब ही आपको खिला दिया जाएगा डेली, तो क्या होगा, बाकी के मिनरल्स जो दूसरे तत्वों से आते हैं वो तो आपको मिलेंगे नहीं, बस सेब ही खाइए, ये एक्सेस हो गया ना। ठीक है, तो आपको सेब चाहिए लेकिन इतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी अमाउंट फिक्स होनी चाहिए। थाली में चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है। अब ये आप कहा जाता है कि नहीं सब्जी में बहुत फायदा है, लेकिन ठीक है चलो अच्छा है। बस क्या है, दाल और चावल को और बाकी चीजों को हटा दिया जाए, केवल सब्जी ही आपको दिया जाए, क्या खाइएगा? तो कोई भी चीज एक्सेस नहीं होगा, है ना। तो उसको कोई भी 5 तत्व आप समझ गए अभी तक कि धरती में 5 तत्व हैं, और मतलब 5 तरीके के तत्व हैं, 5 तरह की चीजें हैं। 5 मतलब 5 तरह की चीजें हैं आपके यहाँ। कोई भी जो चीज है वो उन पांचों में से किसी एक तत्व में आ जाएंगे। शरीर का अंग है, उनमें भी अलग अलग तत्व हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे समझेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि वुड है, लकड़ी। लकड़ी जो है वो मेटल से कंट्रोल होती है, लकड़ी ज्यादा बड़ी, जैसे जंगल ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप, एक वुड कटर से उनको काट देते हैं। पेड़ जो है बहुत ज्यादा फैल गया, जगह ज्यादा ले रहा है, क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जो जगह ले रहा है तो उसके लिए वुड कटर आता है, ठीक है, या फिर कुल्हाड़ी आती है, उससे उसको काट देते हैं। वो एक लिमिट में रहता है, फिर बढ़ता नहीं जाता, वो उतना ही लिमिट में रहता है। तो ये वुड कटर जो है, ठीक है, या कुल्हाड़ी है, इससे हम क्या कर रहे हैं, पौधों को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ जो एक्सेस होगी उसको रोक रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे कहा गया कि लकड़ी है धातु के द्वारा कंट्रोल, चाहे कुल्हाड़ी हो चाहे वुड कटर हो, ब्लेड हो, वो किससे कंट्रोल होती है, धातु से, ठीक है। तो हमको याद रखने में आसानी हो, इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह चीज आपको कहानी की तरह बनाई है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है उसको जब आप समझिएगा तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, इसलिए उन्होंने कहानी की तरह इस तरह से आपको समझा दिया कि लकड़ी को धातु से कंट्रोल करते हैं, लकड़ी को धातु से कंट्रोल करते हैं, मतलब कुल्हाड़ी से कंट्रोल करते हैं। धातु को कंट्रोल करते हैं आग से, जैसे लोहा है, कुल्हाड़ी क्या है, लोहा है। लोहा किससे डरता है, क्या पेड़ से डर रहा है, नहीं, किसी से नहीं डर रहा है। लोहा डर रहा है आग से, आग जो है उस धातु को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर धातु ज्यादा हो गया तो आग उसको गला देगा, ठीक है, उसकी मात्रा कम कर देगा। तो अग्नि जो है कैसे कंट्रोल करती है, उसको गला देती है। फायर जो है धातु को गला देती है। धातु को कौन कंट्रोल करता है, धातु को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो लकड़ी को तो कंट्रोल कर रहा है ये मेटल, ठीक है। इस मेटल कौन कंट्रोल कर रहा है, इस चार्ट में देखिएगा फायर इससे जुड़ा हुआ है, तो फायर कंट्रोल कर, आग से फायर, मतलब ये कंट्रोल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब सवाल है इस फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, उन्हें भी जाना था। फायर को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, आग लग गई है तो कैसे आप कंट्रोल करते हैं, पानी से, वाटर से। पानी को कंट्रोल करते हैं, फायर को कंट्रोल करते हैं वाटर से, ठीक है। अब है कि वाटर किसको किससे कंट्रोल करते हैं, अगर आग लगी हुई है तो उसमें पानी डाल के उसको बुझा देते हैं, तो ये हो गया ना, वाटर को कंट्रोल, वाटर से जो है पानी को ये फायर को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब फिर सवाल ऐसा है, तो फिर जो है वाटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, वाटर को कंट्रोल करते हैं अर्थ से। वाटर मतलब नदी, से नदी है, तो नदी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, और उस वाटर को कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं। ये बांध जो एक्चुअली पहले जो बनते थे किससे बनते थे, मिट्टी से बनते थे। अगर एक नाली है, नाली बह रही है तो मिट्टी डाल दिया और उसको रोक दिया, तो पानी का बहाव को रोक दिया। तो पानी को रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मिट्टी की, है ना। मिट्टी से बांध बनाकर जो है पानी को रोकते हैं। तो पानी को जब भी कंट्रोल करेंगे हम लोग, किससे कंट्रोल करेंगे, पानी को कंट्रोल करेंगे अर्थ से, पृथ्वी तत्व से,
ठीक है। और एक बार जब पानी कंट्रोल हो गया तो क्या होगा? अच्छा, पानी को पृथ्वी से कंट्रोल कर रहे हैं, और पृथ्वी को किससे कंट्रोल करते हैं? पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं लकड़ी से। जैसे अब बहुत ज्यादा धरती हो गई, धरती की मात्रा बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे? वहां पौधे लगा देंगे। पौधे बढ़ जाएंगे, जंगल बढ़ जाएगा, तो धरती की मात्रा कम हो गई, पेड़ की मात्रा ज्यादा हो गई, पेड़ की मात्रा ज्यादा हो गई। तो धरती को कंट्रोल करते हैं हम लोग पौधों से, फूड एलिमेंट से। ठीक है, ठीक है। तो धरती को कंट्रोल कर लिया गया वुड एलिमेंट से। ठीक है। अब फिर वुड को किससे कंट्रोल करते हैं? धातु से। ठीक है। तो ये एक कंट्रोलिंग साइकिल है, मतलब हम लोग कंट्रोल करते हैं, एक तत्व को कंट्रोल किया जा सकता है दूसरी चीजों से। ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग साइकिल। तो एक हुआ क्रिएटिंग साइकिल, दूसरा हुआ कंट्रोलिंग साइकिल। और इन थ्योरीज को आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर आप एक्यूप्रेशर में कभी भी कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते। और ये कंट्रोलिंग साइकिल जो है, उस पर भी मैंने 50 ऐसे एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर किए हैं, जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह एक बार इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अच्छा, इंसल्टिंग साइकिल भी है, लेकिन ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है। आज जो हुआ है उससे संबंधित सवाल आपको ग्रुप में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आप आंसर कीजिएगा। आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, बिना वीडियो रिपीट किए दिक्कत होगा समझने में। चलिए, अभी क्या है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही सवाल आप करेंगे, डिटेल नहीं होना है। जो टॉपिक है बस उससे संबंधित सवाल आप कर सकते हैं। चलिए, आपके सवाल स्टार्ट कीजिए। हैंड रेज मत कीजिए, डायरेक्ट सवाल कीजिए। अनम्यूट आप कर सकते हैं खुद को, अलाउ कर दिया मैंने। सर आपने सर कहा मेटल का मेटल। कंट्रोलर कौन है? फायर। मेटल को कैसे कंट्रोल करते हैं? फायर से ना, फायर से जो है मेटल गल जाता है, उसकी ताकत खत्म हो सर जाती यही पूछना था कि मेटल को, ये फायर लिखा ना आपने, तो है। यही सवाल था कि मेटल को कंट्रोल फायर कैसे करता है, पर आपने बता दिया कि मेल्ट करके। मेल्ट हो जाता है ना, तो वो हम्म बहने, क्या होता है, बहने लगता है। फायर जो होता है ना, वो हम्म उसके कारण चीजें बहने लगती। ठीक है, हम्म, गल के बहने लगती। ठीक है। हाँ ओके, और बताइए। किसी का वजन बढ़ा है तो पृथ्वी तत्व कम करेंगे, निश्चित बात है। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व जो है वो वायु तत्व, ये पृथ्वी तत्व को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? सर विंड बढ़ा के है ना। विंड बढ़ाकर, विंड, सही। हाँ वुड फ्लेम एलिमेंट का बढ़ा विंड देंगे। बढ़ाएंगे ना। बढ़ा के हम ऐसे पॉइंट्स यूज करेंगे, या फिर हम ऐसी दवाएं खाएंगे, या फिर ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिससे विंड एलिमेंट बढ़ता हो। सर स्प्लिन का विंड बढ़ा के है ना। वो तो हम लोग आगे बढ़े ना। स्प्लिट का विंड जो है, मतलब देखिए, ये 5 एलिमेंट, एक ब्रांच 5 एलिमेंट है ना। हम ब्रांच में जाएंगे तब हमें 5 एलिमेंट का वो निकलेगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, आपने बोला कि जिनको रात में पसीना आता है या रात में जो जिनको वो होता है तो उनका यिन डेफिशिएंट है ना? रात को कुछ भी होगा तो यिन की समस्या है, दिन को कुछ हो तो यांग की समस्या है। यांग हाँ, डिफरेंस, पर हाँ, तो जैसे दिन रात की समस्या है तो यांग डेफिशिएंट है, यांग की प्रॉब्लम हो रही है। पर ऐसा कई लोगों को होता है कि सुबह सुबह मतलब सो के उठने के बाद में थोड़ी देर रहती है समस्या, मतलब जैसे सुस्ती रहती है। उसके बाद में जैसे दिन बढ़ते जाता है 10-11 के बजे फिर फुर्ती आ जाती, 11-12 के बाद में फिर तो जिस ठीक तरह लगता से है। तो रात को यिन डिफिशियंसी होती है ना, दिन को यांग डिफिशियंसी होती है, उस तरह सुबह में यांग डिफिशियंसी होती है और शाम को यिन डिफिशियंसी होती नहीं, शाम नहीं, अब दोपहर में हुआ तो फिर क्या कहेंगे है। उसे? हमने मतलब सुबह का सुबह बोला, है प्रॉब्लम, अब
सुबह में हाँ, ना, और उसके बाद सुबह में में अगर किसी को रात दिक्कत है नहीं तो हुई यांग है। डिफिशिएंसी है, शाम को किसी को दिक्कत है तो यिन डिफिशिएंसी है। सर ऐसा भी होता है ना, जो सब सुबह उठता सर है तो बहुत रात दिन को जैसे छीन बढ़ जाते रहा हैं। है तो वैसे प्रॉब्लम ठीक हो जा रही है, मेरा ये कहने का है, शाम नहीं हुई है। तो आपने केवल यांग और यिन के हिसाब से ना अभी डायग्नोसिस किया है ना। आगे हाँ और भी हाँ। डायग्नोसिस के आपको टूल्स मिलेंगे, तो फिर और आप और डिटेल में। खुद को म्यूट रखिए, अगर आपको सवाल कुछ नहीं पूछना है तो खुद को म्यूट रखिए, ठीक है। चलिए, और किसी के पास सर कोई सवाल? सर किसको सुबह के टाइम ठंडी लगती है और रात के टाइम गर्मी होती है तो इन और यान डेफिशिएंसी होगी ना। गर्मी लगना मतलब यिन डिफिशिएंसी, हाँ ठंडा दिन लगना में। मतलब यांग डिफिशिएंसी। क्योंकि हाँ ठंडा लगने का मतलब क्या है, उसका भीतर ठंडक की जो है ज्यादा हो गई है। ठंडक क्या है? यिन। यिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब यांग घटा हुआ है। सर लेकिन मॉर्निंग यिन में ठंडी लगती है और नाइट में गर्मी होती है। तो वही हुआ ना, सुबह में जो है ना वो यांग डिफिशिएंसी हो रही है, रात को यिन डिफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। सर पृथ्वी तत्व में फिर क्या क्या आता है जिसको अपन कम कर सकते हैं, जैसे वेट ज्यादा हो तो? देखिए, इस पर एक बहुत ही डिटेल क्लासेस आज होने वाले हैं आगे। आप लोग ओके। तैयार रहिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही डीप जाने वाली है, ठीक है। हाँ ऐसा इसलिए है कि हम केवल आप लोगों को नहीं देख रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स बाद में आएंगे, है हाँ। ना, साल भर बाद, 2 साल 5 साल बाद भी आएंगे ना, तो हम चाहते हैं कि ये इतना डिटेल कोर्स हो कि उनको फायदा हो, उनको भी फायदा हो, जो बाद में आए जो केवल रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी फायदा हो। तो एक डिटेल कम्पैक्ट कोर्स आपको मिलेगा, तो जितना हम्म। डिटेल जा सकते हैं उतना डिटेल जाकर आप। ये 5 जो भी है ना, इनमें अपन फिर डिटेल से जानेंगे कि अपने बॉडी में क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना? देखिए, ये केवल बॉडी की बात नहीं, ये माइंड की भी बात हो रही है। हमने बोला हाँ, है कि बॉडी आप एंड माइंड बोथ। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ये तीनों सॉल्व कर सकेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ओके। मतलब जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो हाँ। आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ओके सर। ठीक है। हम्म। ओके, और बताइए। ओके, चलिए, तो आज की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं यहाँ पे, हम्म। ठीक है।